हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो अभी लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने ऑप्टिक्स कंप्लीट कर ली है। ऑप्टिक्स पूरी हो चुकी है। जितना माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के सिलेबस में जो आना है वो कंप्लीट कर लिया है। उसको अच्छे से उसकी तैयारी बनाए रखिएगा। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, भूल गए तो दिक्कत बनेगी फिर से, इसलिए ऑप्टिक्स को भूलना नहीं है। सारे डेरिवेशन बार बार जो सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया, दूरदर्शी पढ़ाया, जो आपको व्यतिकरण पढ़ाया, उसको बार बार रिवाइज करते जाइएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर, हम कौन सा चैप्टर नंबर पता है? 11। चैप्टर नंबर 11 है, लिखिए विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर का नाम है विकिरण, ओके, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण मतलब क्या है? रेडिएशन, ओके। रेडिएशन मतलब एनर्जी का सिग्नल, एनर्जी का एक सिग्नल जो आया है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। और द्रव्य यानी कि मैटर यानी कि कोई पदार्थ, समझ गए ना? तो आपके सामने ऊर्जा दो स्वरूप में आपको प्राप्त होती है, एक विकिरण रूप में और एक पदार्थ रूप में, ठीक है ना? तो ऊर्जा का कैरी, ऊर्जा को संवाहक करने वाले दो चीजें हैं। फटाफट एडजस्ट हो जाओ बेटा, दे दो उसको एक चेयर। चलो बैठो जल्दी से। ठीक है, तो विकिरण, बातें नहीं करो बिल्कुल भी। देखो, विकिरण और पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब दोनों की डबल नेचर, दोनों का डबल नेचर हम पढ़ने वाले हैं। किसका पढ़ेंगे? विकिरण का भी और पदार्थ का भी। विकिरण का भी डबल नेचर पढ़ेंगे, पदार्थ का भी डबल नेचर पढ़ेंगे। विकिरण का डबल नेचर क्या बनेगा आगे जाके? विकिरण का डबल नेचर बनेगा कि यह विकिरण है, मतलब इटसेल्फ तरंग तो है ही। क्या है ये? मैंने क्या बनाई है? किरण। क्या बनाई है? किरण। और किरण मैंने बताया था तरंगाग्र के लंबवत दिशा में, मतलब तरंग के आगे बढ़ने के रास्ते को ही क्या बोलते हैं? किरण। तरंग तो क्या है? ऊर्जा संचरण का स्टाइल है, यस और नो? और स्टाइल के जो रास्ता होता है, जो फाइनली बनता है, उसको तरंग बोलते हैं। तो जो विकिरण आया है, जो अपनी तरंग के साथ आया है, वो किसके तरह व्यवहार करेगा? कण के जैसे। किसके जैसे? कण के जैसे। और जो कण आया है, पदार्थ आया है ऊर्जा लेकर के कहीं से, ये इसके साथ साथ आपको आगे समय में आके एक तरंग भी देखने को मिलेगी। मतलब कण की द्वैत प्रकृति होगी और विकिरण की भी द्वैत प्रकृति होगी। द्वैत मतलब डुअल नेचर, द्वैत मतलब डुअल नेचर। समझ गए ना? फर्स्ट वाला फिर से बता देता हूं कि कोई भी तरंग आई है, कोई भी ऊर्जा का विकिरण आया है, ठीक है ना, उसके दो व्यवहार होंगे। एक तो उसका तरंग व्यवहार होगा और साथ में उसका कौन सा व्यवहार होगा? कण व्यवहार। कुछ घटनाएं ये तरंग व्यवहार संतुष्ट करेगा, मगर कुछ घटनाएं कण व्यवहार भी संतुष्ट करेगा। आप केवल तरंग व्यवहार से सारी घटनाओं को फिजिक्स में संतुष्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना? और अगर कोई कण लेकर के आया है तो वो तरंग के जैसे भी बिहेव करेगा। अगर कोई कण आया है तो तरंग के जैसे भी बिहेव करेगा। आई बात समझ में? तो विकिरण मतलब रेडिएशन, एनर्जी का सिग्नल, तरंग। सूर्य से जो आपको ऊर्जा मिलती है, क्या वहां से हथगोले गिरते हैं क्या आपके ऊपर? नहीं, बम तो गिरते नहीं हैं। आप जब सामने धूप में, अभी ठंड आएगी तो धूप में खड़े होकर के आप जो एनर्जी महसूस करते हो, जब अच्छी ठंड लगती है और धूप में आप खड़े हो जाते हो तो एक रिलैक्स महसूस होता है। आप क्या कर रहे होते हो? अवरक्त विकिरणों को अपने अंदर ले रहे होते हो, समझ गए ना? और अपना तापमान बढ़ा रहे होते हो, ओके। और कौन सी एनर्जी मिलती है आपको? हीट एनर्जी। कौन सी मिलती है? तो वहां से वो हीट एनर्जी किस रूप में आ रही है? विकिरण के रूप में। कोई गोले तो आ नहीं रहे वहां से, किस रूप में आ रही है? विकिरण के रूप में। तो आप क्या अवशोषित करते हो? उन तरंगों को अवशोषित करते हो। किसको करते हो? तरंगों को अवशोषित करते हो, ठीक है। तो वहां से जो ऊर्जा आई है, जो सिग्नल आया है, वही कहलाता है विकिरण, ठीक है ना? सूर्य से 3 प्रकार के विकिरण मिलते हैं, 3 प्रकार की तरंगे मिलते हैं, ठीक है ना? कौन कौन सी? दृश्य, अवरक्त, परावैगनी, ठीक ना? और जो गर्मी का सेंसेशन उत्पन्न करे, जो गर्मी की सूचना देता है हमारे शरीर में, वो कौन सा सिग्नल है? अवरक्त है। और कल एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था कि सर अगर कांच की प्लेट को डाल दिया जाता है उसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो पानी ज़्यादा गर्म होता है। बिकॉज अवरक्त रेडिएशन जो होते हैं कांच की प्लेट से अंदर आ जाते हैं और बाहर नहीं जा पाते हैं। यही बंद कार में बैठने में भी मज़ा आता है ठंड के समय में, है ना? पूरे शीशे लगा दो तो वो जो कार होती है कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म हो जाती है,
समझ में आया ना, कार जो होती कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म हो जाएगी। चलिए, क्योंकि तरंग जो आती है प्रकाश से, जी जो लाइट आती है वो तरंग के फॉर्म में आती है। बिल्कुल, सर उसमें कण कैसे रहते हैं? अभी आएगा वो, उसको हम सीखेंगे कि वो देखो कण, कण की मैक्स प्लांक ने ये कहा कि जो भी रेडिएशन आता है वो कण के फॉर्म में आता है। कण कैसे रहते हैं? ना कण दिखाई देते हैं, कण दिखाई नहीं देते हैं, मगर जब वो किसी सतह पर आ करके, जैसे मान लो कि कोई सतह है और यहां पर कोई सोया हुआ था, बोलो हाँ, और कोई आया और उसको जोरदार किक लग गई, हाँ या ना, कोई आया जोरदार किक लग गई है, बहुत जोरदार से भड़ाक से इसको किक लगी है, ये उठ बैठा हुआ, बोलो। तो अब ये बताओ इस रेडिएशन का, इसको आपको इस रेडिएशन का आपको तरंग स्वरूप अध्ययन करना चाहिए कि कण स्वरूप अध्ययन करना चाहिए? कण स्वरूप। यही हुआ। तो यही पूरी जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्रकाश विद्युत प्रभाव। विद्युत किससे फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन से। किससे फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन क्या है? कण। इलेक्ट्रॉन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रकाश डाला गया, क्या डाला गया? प्रकाश, तो इलेक्ट्रॉन निकल भागा, इलेक्ट्रॉन निकल भागा और सर्किट में बहना शुरू हो गया, सर्किट में फ्लो करना, तो क्या डेवलप हो गई? विद्युत धारा। तो प्रकाश की वजह से विद्युत धारा बह गई, इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। आई बात समझ में? आप सोलर सेल यूज करते हैं ना, सोलर सेल, सोलर सेल से बिजली बनाई जाती है ना, है ना, प्रकाश आता है और बदले में लाइट जलती है, वो सारा का सारा किसका कमाल है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। समझ में आ गया ना? तो इसके फिर इसमें आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज मिला, इन्होंने प्रकाश विद्युत समीकरण दिया, मैक्स प्लांक की भी थ्योरी है। और बाद में आप जो सवाल करेंगे कि सर चलिए एक बात तो समझ में आ गई कि तरंग के साथ कण है, कण के साथ तरंग क्या है, ये क्या चक्कर है, तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था डी ब्रॉगली ने। किसने एक्सपेरिमेंट किया था? तो डी ब्रॉगली की तरंग जब आई तो उसका नाम दिया गया द्रव्य तरंग। क्या नाम दिया गया? क्योंकि द्रव्य से बनने वाली तरंग क्या तरंग कहलाएगी? द्रव्य तरंग। इंग्लिश में उसको बोलते हैं मैटर वेव, ठीक है ना। अब धीरे धीरे चैप्टर के आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर में उठाते हैं कि पहले टॉपिक ये है कि फोटोन। समझ गए जी? लिखिए फोटोन। फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सतह है, अब इस सतह पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, बोलिए आ रही है। ये क्या बनाई मैंने? प्रकाश किरण। क्या बनाई मैंने? प्रकाश किरण। कि तरंग के रास्ते को अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? किरण। अब तो मन में बैठ चुका होगा, सांप के चलने का तरीका ये, बट किरण क्या है? वो है। तो ये प्रकाश किरण है। अब प्रकाश किरण एक माना आती तो असंख्य है, बट अपन असंख्य बना देंगे तो डायग्राम कचरा हो जाएगा। एक प्रकाश किरण के साथ एक तरंग दैर्ध्य एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, हाँ या ना। उस तरंग की, वो जो तरंग आई है उस तरंग की कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य है कि नहीं है? बोलो हाँ, है कि नहीं है? और आप सब लोग जानते हो कि C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C क्यों? क्योंकि भैया विद्युत चुम्बकीय तरंग है और विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश की चाल से चलेगी, तो C आ गया, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू, C बाई न्यू, और न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। ओके, ठीक है भैया, सही लिख रहा हूं? हाँ, ये हो गया। ये इसकी आवृत्ति है। क्या है? ये इसकी आवृत्ति है। मतलब एक प्रकाश की तरंग जो आई है वो अपनी आवृत्ति को लेकर के आई है, ठीक है जी, आवृत्ति को लेकर के आई है। अब देखिए, ऐसा माना गया, मैक्स प्लांक ने बताया कि प्रकाश का जो किरण होती है वो अपने साथ ऊर्जा जो लेकर के आती है, ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप लोग जानते हैं E इक्वल टू कितना? एच न्यू। E इक्वल टू कितना? इसको पहले हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते थे कि E बराबर एच न्यू, है ना। तो मैक्स प्लांक ने कहा कि ये जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा बंडल की फॉर्म में आती है, मतलब तरंग अपनी ऊर्जा एनर्जी के पैकेट लेके आती है, एनर्जी के, तरंग अपनी ऊर्जा जो है वो एनर्जी के पैकेट के रूप में लेकर के आती है। और ये पैकेट, इन पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। ये एक पैकेट जो होते हैं कण की तरह बिहेव करते हैं। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? कण की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। और इन कणों की, इन पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो होती है इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी के इन बंडल्स को बोला गया फोटोन। क्या बोला गया? फोटोन। समझ में आया ना? एनर्जी के इन बंडल को फोटोन बोला गया। अब हाँ बोलिए।
हाँ, ये जो पैकेट आते हैं ये एनर्जी का सिग्नल आ रहा है, हाँ ये तरंग में ही आएंगे। जितनी आवृत्ति तरंग की होगी उतनी आवृत्ति इन पैकेट की मानी गई। जो आवृत्ति, क्योंकि क्योंकि आवृत्ति से किसका कनेक्शन है? ऊर्जा का। अगर आवृत्ति बदल दोगे तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। बोलो हाँ, आवृत्ति बदल दोगे तो ऊर्जा भी बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो इसलिए उसी आवृत्ति के पैकेट आते हैं, उन पैकेट को हम बोलते हैं क्या? फोटोन। तो सिंपल क्या है फोटोन? क्या है फोटोन? ऊर्जा का बंडल है। फोटोन ऊर्जा का बंडल। लिखिए फोटोन की परिभाषा। फोटोन ऊर्जा के पैकेट हैं। फोटोन ऊर्जा के पैकेट होते हैं। फोटोन ऊर्जा के पैकेट होते हैं जो प्रकाश के चाल से चलते हैं। जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। ऊर्जा के पैकेट होते हैं जो प्रकाश की चाल से चला करते हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि लाइट खुद लाइट के जो तरंग है वो लाइट के वेग से चल रही है, तो फोटोन भी किससे चलेंगे? लाइट के वेग से। ये एक मॉडल है। ये क्या है? एक मॉडल है। दुनिया में किसी ने फोटोन को आज तक देखा नहीं है। दुनिया में किसी ने आज तक फोटोन को देखा नहीं है, मगर आपके सामने अभी तक कुछ घटनाएं आने वाली हैं जो आपको रियलाइज़ कराएंगी कि हाँ यार, कोई ना कोई तो बैठ करके उस सिग्नल के साथ आया है जिसने आ करके यहाँ पर जोरदार हथौड़ा मारा है। समझ गए ना? तो उस चीज़ से रियलाइजेशन होता है कि प्रकाश के अंदर कण बन रहा है, और वो कण क्या है? फोटोन है। वो कण क्या है? फोटोन। उसकी एनर्जी क्या होती है बेटा? इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी क्या होती है? इक्वल टू एच न्यू। ई इक्वल टू एच न्यू की जगह क्या आएगा? बोलो सी अपॉन लैम्डा। तो भैया अलग ज्यादा आवृत्ति तो ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा आवृत्ति तो ज्यादा ऊर्जा। और वही तरंग दैर्ध्य वाला फंडा। आवृत्ति ज्यादा चाहिए तो तरंग दैर्ध्य क्या चाहिए? कम चाहिए। तरंग दैर्ध्य जितनी कम रहेगी आवृत्ति उतनी ज्यादा रहेगी और ऊर्जा उतनी ज्यादा रहेगी। मन में फीलिंग लाइए कि हमको थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा काटना होता है तो हमको आरी ब्लेड की जरूरत पड़ती कि नहीं बनती है ना? फिर वो गामा की रेज जो 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार को फाड़ के रख देती है, बीच से चला दिया जाए। समझ गए ना? तो क्या बिना कण की उपस्थिति के इतना बड़ा संभव है क्या? वाइब्रेट कर रहे होंगे कण बहुत जोर से। यस और नो? अरे भाई, ज्यादा वाइब्रेशन किसको समझ में आता है? ज्यादा वाइब्रेशन आपने कभी देखा होगा? पानी से कटते हैं कुछ चीजें। कुछ चीज़ों को यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं, वो पानी से कांच को काट देता है। अगर आप पानी की इतनी जोर की धार बना लें कि मुश्किल हो जाए उसके सामने, तो वो पानी से किसको काट देते हैं? कांच को। इतने ज़्यादा वाइब्रेटिंग पार्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे वो चीज़ आप पर उतना ज़्यादा असर करेगी। समझ गए ना? ठीक है ना? तो वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन मतलब क्या? फ्रिक्वेंसी। वाइब्रेशन मतलब फ्रिक्वेंसी। इक्वल टू एच न्यू। इक्वल टू एच न्यू। चलिए, ये हो गया। तो लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? फोटोन भैया ऊर्जा के क्या हैं? सर जो कण है तो कण ही फोटोन है। ऑब्वियसली कण ही फोटोन है। ऊर्जा का जो पैकेट आ रहा है, ऊर्जा का जो बंडल आ रहा है, वही फोटोन है। सर ये पैकेट के फॉर्म में क्यों आते हैं? अलग अलग नहीं आते? क्योंकि एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है वो एच इंटू न्यू एग्जिस्ट करती है। या तो एच न्यू होगी, या 2h न्यू होगी, या 3h न्यू होगी। इस तरीके से एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, पैकेट फॉर्म में होती है। इसलिए ये माना गया है कि ये फोटोन हुआ करते हैं। मतलब जो आवृत्ति है उतनी आवृत्ति का आएगा। E इक्वल टू एच न्यू है। ये नहीं कि आधी आवृत्ति पहले आ जाए और आधी आवृत्ति बाद में आ जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण पढ़ा था ना हमने। ये नहीं कि अगर टोटल आवृत्ति अगर मान लो 10 मेगाहर्ट्ज है तो एक बंडल आ जाए 5 मेगाहर्ट्ज का और एक बंडल आ जाए 5 का। आएगा तो कितने का आएगा? 10 का ही आएगा। अभी क्लियर हुआ? लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ठीक ना? आइंस्टाइन की बात तो बाद में करेंगे। चलो ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? इसके नियम लिखिए। इसके नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? इसके नियम लिखिए। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, अभी तक हमने क्या करा था? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये घटनाएं क्या थी? बहुत बड़े प्रूफ थी ये घटनाएं।
कटघरे में जब लाइट को खड़ा किया गया और पूछा गया कि तुम साबित करो कि तुम तरंग हो, तो उसको साबित करने के लिए किन लोगों ने मदद किया? व्यतिकरण ने मदद की कि हम तरंग हैं, विवर्तन ने मदद करी कि हम तरंग हैं, है ना, ध्रुवण ने मदद करी कि हम तरंग हैं। मगर अब लाइट को खड़ा कटघरे में खड़ा किया गया, कहा गया कि तुम सिद्ध करो कि तुम कण से बनी हो। तो दो प्रभाव सामने आते हैं कण के लिए, सबसे बड़े बड़े प्रभाव। एक प्रभाव है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या प्रभाव है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। न्यूटन ने सबसे शुरुआत में कह दिया था कि लाइट का कणिका सिद्धांत, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें मिलेगा पहली लाइन, लाइट का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। मगर वो सिद्धांत उस समय बहुत सारी खोजें हुई, क्रिश्चियन हाइगन्स आए और अपने यंग साहब आए, उनके प्रभाव में वो सिद्धांत थोड़े समय के लिए धुंधला हो गया। मगर जब उसके बाद लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट होता है, डेविसन जर्मर आते हैं और कई सारे साइंटिस्ट आते हैं, तो ये बात फिर से निकल करके आती कि नहीं 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 नहीं, नहीं वाकई में प्रकाश का कण प्रभाव भी है। तो कण प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जो मजबूत गवाह बने वो दो बने, एक बना प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? कॉम्पटन प्रभाव। तो कॉम्पटन प्रभाव आपके सिलेबस में है नहीं, आप पढ़ेंगे बीएससी बीटेक में करेंगे तो आगे पढ़ेंगे 2-3 साल बाद। अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, लिखिए, जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है, जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंगदैर्ध्य, अब मैं चाहे उचित तरंगदैर्ध्य बोलूं चाहे उचित आवृत्ति बोलूं, तुम्हारे मन में एक ही फीलिंग आनी चाहिए। जब कुछ पदार्थों में उचित तरंगदैर्ध्य या उचित आवृत्ति, ब्रैकेट में, या उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, या उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यह क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यह क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। देखिए क्या होता है, ये आपके पास कोई मेटल है, बोलो जी कौन सा मेटल ले लें हम? सबसे प्यारा मेटल ले लेते हैं सोडियम। क्या ले लेते हैं? सोडियम ले लेते हैं मेटल। सोडियम क्यों ले लिया? क्योंकि सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस के साथ, नाभिक के साथ सबसे कम आकर्षण बल से बंधा होता है। बोलो हाँ या ना? उसे तो खुद रहता है कि कोई आए और मुझे लेकर के चला जाए, क्योंकि खुद बेचारा 13वां इलेक्ट्रॉन 11वां होता है, 2 8 1, पूरी कॉलोनी में अकेले छाया बैठा होता है भूत जैसे, है ना। वो खुद चाहता है कि कोई निकल जाए। मतलब इसको निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। मगर भैया पापा तो पापा है, प्रोटॉन यानी पापा। प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन लगा के रखेगा, और उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है, तो किस में लगती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में लगती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक नया पंगा हमारे सामने आने वाला है कि हम जो एनर्जी पे खेलते हैं वो है जूल। क्या है वो एनर्जी? और हमें जिसमें लाना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि जूल भी एनर्जी की मात्रा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की मात्रा है। और चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। प्रश्न भी था, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का चार्ज दे दिया जाए, 1 वोल्ट का विभव दे दिया जाए, तो उसके पास जो ऊर्जा बनती है वो कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बनती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लिख लीजिए भैया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, कैसे आया? U इक्वल टू क्यू इंटू वी। पढ़े हो? वर्क बराबर कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर, आवेश गुणे विभवांतर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कितने वोल्ट?
1 वोल्ट, यानी कि बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब तो जूल हो गया ये, क्योंकि ये कूलाम हो गया और ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया, और कूलाम और वोल्ट को मिला के क्या बनता है, जूल। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। देखो इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी छोटी ऊर्जा पे खेलते हैं, समझ गए ना, कितनी कम कम एनर्जी पे खेलते हैं, ठीक ना। हम तो यहाँ हवा में हाथ पैर चला करके जूल व्यर्थ कर देते हैं, वो बेचारे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बहुत 10 की पावर माइनस 19 लगा हुआ है, मतलब बहुत कम ऊर्जा है, और इस एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पर काम चलता है कूदेंगे, अंदर जाएंगे, ऐसा। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अब वो जूल आएगा तो आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेना, वो न्यूमेरिकल का विषय है, मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। आइए, इलेक्ट्रॉन आराम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, अपने पेरेंट न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। हाँ ये है कि बाहर वाली शेल में है और बोल रखा है कि पापा जिस दिन मौका मिल गया ना निकल लूँगा, देखते रह जाओगे। ये है, इलेक्ट्रॉन आराम कर रहा है। अब भैया इसकी एक शर्त है, जैसे तुम मुझे सुबह उठाते हो, बोलते हो क्रिकेट खेलने चलो सर, तो क्रिकेट खेलने के लिए मेरी शर्त रहती कम से कम 7-8 खिलाड़ी हों, बोलो हाँ या ना। अब तुम बोलो सर 2 लोग खेलने आए हैं, चलो तुम भी, तो मैं कहाँ इस उम्र में गेंद के पीछे भागूंगा भाई, समझ में आया ना। तो भैया 2 लोग में पॉसिबल नहीं है, ये चला जाएगा, ये तो नवजात शिशु के साथ भी खेल लेगा, है ना, इसको ले जाओ खिलाड़ी आदमी। तो ये देखो भैया, ये जो है आप मेरे को 2 लोगों के साथ क्रिकेट खेलने, आप मेरे को 8 कम से कम चाहिए। तो इसकी भी शर्त है कि देख भैया, मैं अपने डैडी के साथ जो मेरी बंधी हुई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, मैंने पढ़ाया था ना बंधन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा पढ़ाई थी क्लास 11th में, है ना, अभी भी आएगा, एटम में भी आएगा, बंधन ऊर्जा। जिस ऊर्जा के साथ आप बंधे रहते हो, जिस ऊर्जा के साथ आप बंधे, सेटेलाइट घूमता रहता है ना, अर्थ टाइप पकड़ के घुमाती रहती है, आकर्षण की वजह से बेचारा चक्कर जिंदगी भर लगाता रहता है, तो एक बंधन ऊर्जा हुआ करती है जिसके कारण वो बंधा रहता है। जब तक आप उसको उस लेवल की ऊर्जा जिससे बंधा हुआ है, जैसे मान लो ये बंधा हुआ है -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, कितने से, अगर आपको इसको इसके घर से निकालना है, इसका बॉन्ड तोड़ना है, तो आपको +1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो आपको ये ऊर्जा मिनिमम देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, और इसको निकालने के बाद ये केवल कहां पर आएगा, सतह पर, मतलब आंख खोलेगा, हाँ भाई उड़ गए, आ गए बाहर, समझ गए ना, कहां आएगा, सतह पर। कहां पर आएगा, सतह पर। क्लियर हुआ ना, मतलब इतनी ऊर्जा से बंधा था और आपको इतनी ऊर्जा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये मिनिमम एनर्जी जो इसको बाहर कर दे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेच आउट। क्या बोलते हैं, फेच आउट। अंडे से चूजे का बाहर निकलना भी कहलाता है फेच आउट। तो ये जो एनर्जी बाहर निकलने के लिए दी जाती है, इस मिनिमम, इस कम से कम एनर्जी को बोलते हैं हम कार्यफलन। क्या बोलते हैं भैया, हाँ ये फिजिक्स का टर्म है, इसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं इसको, कार्यफलन। समझ में आया ना। तो इसकी औकात कम है तो इसका कार्यफलन कम होगा, और जिसकी औकात ज़्यादा होगी उसका कार्यफलन ज़्यादा होगा। आप आयरन को ले लो, आयरन के अंदर का इलेक्ट्रॉन निकलवा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो देने को तत्पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये सोडियम है, बोलो हाँ, मगर आयरन इतना जल्दी रेडियली इलेक्ट्रॉन फेंकता नहीं है। तो बताओ इसका कार्यफलन ज़्यादा होगा कि कम होगा, हाँ इसका कार्यफलन क्या होगा, ज़्यादा। ये रिश्वत मांगेगा, भाई साहब मेरी रिश्वत है 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया, 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गई बात समझ में। अब देखिए भाई, अब ये लाइट चालू करते हैं, खिड़की खुली यहाँ से और लाइट आना शुरू हुई, लाइट आना शुरू हुई। सूर्य के रेडिएशन आते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन है भाई साहब, कोई कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन आपको नहीं मिलता है, बड़ा बैंड है भाई स्पेक्ट्रम का, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। बोलो हाँ, है कि नहीं है। तो 4000 से लेकर के 7000 में वेरी होता रहता है स्पेक्ट्रम। जैसे हमारी आवाज़ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, तो ऐसे सूर्य से अलग अलग फ्रिक्वेंसी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा और कभी कम के रेडिएशन आते रहते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर रेडिएशन आया, समझ गए ना। अब भाई 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको निकालने के लिए रिश्वत चाहिए है, इतनी चाहिए है, ठीक है ना। अब ये रेडिएशन आया यहाँ से, मान लो 4-5 रेडिएशन आए, 1 2 3 4 5। ये रेडिएशन क्या लेकर के आएंगे, अपनी अपनी ऊर्जा लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, अपनी अपनी ऊर्जा, इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। तरंग की ऊर्जा है, बट हम पढ़ेंगे इसका कौन सा मॉडल, कण मॉडल। कौन सा मॉडल, कण मॉडल। क्योंकि एक कण को बाहर
भगाने के लिए किसी ना किसी कण को इसको जोरदार किक मारनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में संवेग। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। बोलो द्रव्यमान दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? और तरंग का द्रव्यमान तो किसी ने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, मतलब पक्का कोई ना कोई कण आने वाला है। ये मॉडल है, ये स्वीकार किया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का मॉडल आप स्वीकार करते हो, कौन सा मॉडल चल रहा है इलेक्ट्रॉन में बताओ अभी? रदरफोर्ड? नहीं, कहाँ किस जमाने की बात कर रहे हो यार तुम? थॉमसन तो चले गए। नील्स बोर का किसका मॉडल चल रहा है? थॉमसन रवाना हो गए, है ना, और डाल्टन का मॉडल रवाना हो गया, रदरफोर्ड का भी रवाना हो गया, और मॉडल कौन सा चल रहा है? नील्स बोर का। चलो, तो ऐसे ही अब देखिए यहां पर, क्योंकि संवेग की जरूरत है, संवेग की जरूरत है, और अभी देखना इलेक्ट्रॉन आके बाहर डांस भी करेगा, तो उसके लिए अब और एक चीज और समझ में आएगी, गतिज ऊर्जा ½ mv²। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से रेडिएशन आ रहे हैं, और ये रेडिएशन जो आएंगे इनकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू। भैया तुम थोड़ा आगे आ जाओ, एक स्थान उनको दे दो। हाँ ठीक है, जम जाओ जम जाओ जम जाओ, बैठो। तो भैया एनर्जी जो आएगी रेडिएशन की इक्वल टू एच न्यू के रूप में आएगी कि नहीं आएगी? इक्वल टू एच न्यू। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कुछ रेडिएशन की एनर्जी बता रहा हूं। इसको चाहिए है 1.6 निकालने के लिए। कितनी चाहिए? ये बंधा हुआ है ऋणात्मक। जब आप किसी से बंध जाते हो तो आप निगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ हो जाती है, जो आपको रोक देती है। और निगेटिव को खत्म करने के लिए कौन सी एनर्जी है? और पिछले साल भी बताया था कि बंधन ऊर्जा हमेशा निगेटिव आती है, याद आया? इस बार भी निकलवाऊंगा। इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है, वो क्या होती है? निगेटिव। निगेटिव शक्तियां आपको रोके रखती हैं, इसलिए उसको याद रहता है मेरे को हमेशा कि ये निगेटिव एनर्जी। तोड़ने के लिए इसको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। आइए देखते हैं, कुछ एनर्जी में भेजता हूं। मान लीजिए 5 रेडिएशन भेजे मैंने। 5 रेडिएशन में पहला भेजा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा? न टस से मस नहीं कर पाएगा। इसको सोता रहेगा, बस थोड़ा हिला देगा, वो सो ही जाएगा, हाँ है ना, करवट बदल लेगा। दूसरा 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कुछ कर पाएगा? हाँ, थोड़ा और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्या करेगा? उठा देगा, कहेगा चलो घर के बाहर, मतलब सरफेस के बाहर ले आएगा, सरफेस के बाहर ले आएगा। समझ गए ना? चौथा सरफेस के बाहर ले आया। फिर इसके बाद मैंने दिया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सरफेस के बाहर आ गया। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तोड़ दिया रिश्ता। बोलो हाँ। और 0.2 अब क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएगा। भैया क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? और कण के पास एक ही प्रकार की ऊर्जा एग्जिस्ट करती है, गतिज ऊर्जा ½ mv। तो दूसरा प्रूफ ये बन गया, घरी mv²। द्रव्यमान बैठा है, मतलब पक्का कोई ना कोई द्रव्यमान दे रही ही ऊर्जा इसको दी है। तो दूसरा एग्जिस्टेंस ये बन गया सपोर्ट में, तो ½ mv² दे देगा। अब अगर मैंने पांचवी दे दी भाई साहब, पांचवी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मन क्या कह रहा है बताओ, क्या होगा? क्या एक एनर्जी दो लोगों को जगा देगी कि भैया 16 16 32 होता है, तो एक काम करो, आधा तुम बट लो आधा हम बट लें, 2 इलेक्ट्रॉन? नहीं, एक रेडिएशन से, केवल एक फोटॉन से, एक विकिरण से एक ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ये इसको निकालेगी। 1.6 है, बोलो जी हाँ। 1.6 से तो बाहर निकालेगी, बॉन्ड ब्रेक कर देगी, बाहर आ जाओ। और साथ में कितनी बच गई? 1.8। 8 6 14 ना भैया, 3.4, हाँ है ना। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा मिलेगी, भयंकर धूमधाम के साथ ये भागेगा। समझ गए ना? सरपट दौड़ लगाएगा बिल्कुल सरफेस पे। क्लियर हो गया ना? बहुत तेजी से दौड़ लगाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो जैसे ये बाहर निकलेगा इस एनर्जी के साथ, मैं इसको टनाटन प्लस दे दूंगा। यहां पे विद्युत क्षेत्र लगा दिया। बोलो हाँ। क्या लगा दिया? अगर ये ना लगाता तो ये बावलों जैसे भागता बहुत तेजी से इधर उधर। अब ये प्लस है, बोलो निकलने वाला कौन सा चार्ज है? और ये क्या दिख रहा है? ये दौड़ के तुरंत इसके पास आएगा, तुम्हारा ही तो इंतजार था। ये देखो, समझ गए ना? प्लस आ गया। हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस किसके पास जाता है? चला गया। हाँ, हम लगाएंगे ना प्लेट, विद्युत क्षेत्र की प्लेट हम लगाएंगे ना बाहर से। ये हो गया, कैपेसिटर में प्लेट लगाई विद्युत क्षेत्र की। समझ में आया? बाहर से कनेक्शन कर दिया, बोलो हाँ। और यहाँ क्या लगा दिया भैया? झिलमिल झालर बल्ब लगा दिया, बोलो हाँ। और ये प्लस है और यहाँ पर ला करके एक माइनस प्लेट दे दी, बोलो हाँ। क्लियर हो गया? अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लस को देखेगा, दौड़ करके इसके अंदर से आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा?
तो भैया आया क्या था? प्रकाश। क्या आया था? और बदले में क्या जला दी? विद्युत धारा। क्या चला दी? तो प्रकाश की वजह से धारा बन गई। इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो मुझे ये बताओ, क्या सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? क्या दुनिया के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे? अरे नहीं यार, नहीं निकाल पाएंगे। देखो ना कितने आए थे, ये देखो ये 3 आए थे। 0.5 निकाल पाया था क्या? जो 1.0 निकाल पाया था क्या? 1.6 निकाल पाया था क्या? निकाल पाए थे। तो सारे नहीं निकाल पाएंगे, केवल वे ही निकाल पाएंगे जिन इलेक्ट्रॉनों की, जिन फोटोनों की ऊर्जा, जिन फोटोनों की। अगला स्टेटमेंट तुम कोट करो, क्या बोलना चाहिए? उसके बराबर या उससे अधिक। उसके क्या? उस नहीं, कार्य फलन के। किसके? बंधन ऊर्जा। यह नहीं बोलना, कार्य फलन के बराबर या उससे अधिक हो। आई बात समझ में कि नहीं आया? अरे भाई इलेक्ट्रॉन यहां गया, इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्किट में कि नहीं घूमेगा? अब तुमने इसको मेटेलिक पाथ दे दिया ना, कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन की बल्ले बल्ले, उसी में तो चलता है कंडक्टर। एक टर्मिनल प्लस है, एक टर्मिनल माइनस है, तो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? हो गया, लाइट जल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं फोटोनों से निकलेंगे जिनके लिए जो ऊर्जा आई है वो कार्यफलन से क्या है? ज्यादा है या बराबर है? ज्यादा है या बराबर है तो केवल ऊपर लाके बैठा देगा, समझ गया ना? और ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है उससे क्या करेगा? मूव करेगा। जितनी ज्यादा उससे मूव करेगा। क्लियर हो गया? सवाल, अगर मैं आवृत्ति बढ़ाता जाऊं, सोच के बोलो, अगर मैं आवृत्ति बढ़ाऊं तो क्या फर्क होगा? अगर मैं आवृत्ति बढ़ाऊं तो क्या फर्क होगा? सिग्नल की आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क होगा? बताओ। चलो बिल्कुल सही, अच्छी जगह आ गए। आवृत्ति बढ़ेगी तो सिग्नल की ऊर्जा, और सिग्नल की ऊर्जा बढ़ेगी तो ये आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी वो आप इजीली उसको निकाल लोगे। समझ में आ गया ना? बट अब आवृत्ति बढ़ गई, निकाल भी लिया ऊर्जा, निकल भी गया इलेक्ट्रॉन, फिर भी आवृत्ति बढ़ाए पड़े हो, फिर क्या होगा बोलो? तेज दौड़ेगा। मतलब आवृत्ति का सीधा सीधा संबंध किससे है? गतिज ऊर्जा से है। किससे है? गतिज ऊर्जा से है। किससे है? गतिज ऊर्जा से है। क्लियर हो गया? अच्छा, आप चाहते हो कि 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकालो, एक नहीं, कितने? 10 फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। तो बताओ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो। 10 फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ, 10 फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 10 फोटो इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आवृत्ति कितनी भी अधिक कर लो, एक घूंसा एक इलेक्ट्रॉन को ही जगाएगा। बोलो हाँ। चाहे आवृत्ति तुम इसकी 19,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर्ट्ज रख दो, और इससे चाहे इसकी कितनी भी ऊर्जा बन जाए, कितनी भी ऊर्जा बन जाए, मान लो 200 जूल बन गई, कितनी जूल बन गई? तो ये एक को ही जगाएगा, क्योंकि एक बंडल है, एक पैकेट है, एक को जगाएगा। जितना काम में होगा उतना इसको बाहर निकालने में लग जाएगा, बाकी में क्या कराएगा? डांस कराएगा। बाकी में क्या कराएगा? डांस। मतलब गतिज ऊर्जा। बोलिए जी हाँ। सर जो तरंग आएगी प्रकाश, हाँ, उसमें तो कई फोटोन रहेंगे। नहीं, एक टाइम में एक ही फोटोन लेना है। वो तो बात सही है। आप मुझे एक टाइम में बताओ ना, आप ये क्यों सोच रहे हो कि इसको हम 4 घंटे तक चालू रखेंगे? नहीं सर, जो तरंग आती है प्रकाश की, उसमें सभी जगह फोटोनों की ऊर्जा में अंतर रहता है कि? बिल्कुल रहेगा, ऊर्जा में अंतर रहेगा। वो तो कब बदल जाए कोई तय नहीं है। वो तो कब बदल जाए कोई तय नहीं है कि कौन सी ऊर्जा। मतलब ऐसे सोच रहे हो कि सूर्य से ये विकिरण निकला और ये विकिरण कंटिन्यूअसली अनंत काल तक उसी फ्रिक्वेंसी का चलेगा? नहीं, वो तो ब्लास्ट हो रहा वहां पे। अब जिस तीव्रता का ब्लास्ट हुआ, अगर मान लो वहां पर वो क्या बोलते हैं उसको, फुस्सी बम फूट गया तो फुस्सी वाला सिग्नल निकल जाएगा ब्लास्ट में, और बढ़िया धमाकेदार हुआ तो उतना जोर का सोर्स का सिग्नल निकलेगा। सूर्य में क्या हो रहा है? ब्लास्ट हो रहा है ना, संलयन चल रहा है। उनकी बात छोड़ो, वहां हम नहीं जाएंगे। यहां से देखो भाई यार, सिंपल सा लॉजिक है। सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, तो आप क्या करो, बहुत सारे रेडिएशन भेज दो। क्या भेज दो? ये जो खिड़की अपन ने ऊपर लगाई है उसको खोल दो, तो बहुत सारे रेडिएशन आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। और बहुत सारे रेडिएशन आएंगे, और हर रेडिएशन ऐसा आना चाहिए कि रेडिएशन का जो कार्यफलन हो, रेडिएशन की जो ऊर्जा हो वो कार्यफलन से क्या हो? ज्यादा। क्या हो? तो इसको बोलते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, चलिए अब लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये जितना मैंने सिखाया है अब इसको कॉपी में लिख लो जी। हाँ भाई, सीपी समझ में आया तुमको? नहीं आया? क्लियर हो गया ना? तो अगर तुमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, देखो भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सिग्नल भी क्या लेने पड़ेंगे? क्योंकि एक सिग्नल एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा।
और 10 आएंगे और साथ में 10 की औकात भी होनी चाहिए। अगर 10 में केवल एक की औकात 1.6 की तो एक निकालेगा, और अगर पांचों की 1.6 के ऊपर है तो पांचों निकाल देंगे। समझ में आ गया ना? तो तीव्र जो फ्रिक्वेंसी होती है न्यू, केवल निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को प्रभावित करती है, उससे एनर्जी को प्रभावित करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल नहीं करती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि एनर्जी का पूरा पूरा मजा किसको मिलता है? डांस करने के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपना सवाल कही, क्या कह रहे थे? सोडियम सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक मिनट, एक इसका क्वेश्चन हो जाए। ये टॉपिक मैंने एकदम स्टार्ट में बताया, तो तब से लेके अब तक आपको कुछ नहीं समझ में आया क्या? ये वाला निकला कैसे? अच्छा भाई, ये तो सिंपल है। देखिए भैया, इसकी डिमांड कितनी है? जो अंदर बैठा हुआ था मैंने बताया था, कितनी डिमांड बताई थी? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हाँ या ना? 1.6 के बंधन को ब्रेक करने के लिए आपको प्लस 1.6 चाहिए कि नहीं चाहिए? अब यहां से 5 रेडिएशन आए, ये मैंने अपने मन से लिख दिया इनकी एनर्जी, ये अपने मन से, ये कोई मेथड से नहीं आया है। ये मैंने 5 रेडिएशन की एनर्जी लिख दी है। इसकी कितनी? 0.5। बोलो रिश्वत दे रहा है इसको 0.5 की? नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रहा, नहीं निकालेगा। ये दे पाएगा क्या? ये निकाल देगा क्या? 1.6 से माइनस है और प्लस 1.6 निकाल देगा, क्योंकि जितना उसको चाहिए था, जितने से बंधा था उतना दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सरफेस पे। कहाँ जाएगा? सरफेस पे, तल पे आ जाएगा। हाँ, अब ये कितना? 1.8। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो 1.8 में से 1.6 यूज हो जाएगी इसको सरफेस से निकालने के लिए, और 0.2 क्या दे देगी उसको? गतिज ऊर्जा। क्या दे देगी? इससे वो उधर उधर डांस करेगा, ऊपर नीचे। समझ में आया? और फिर मैंने दिया 3.4। तो 3.4 मैंने इसलिए दिया ये जानने के लिए कि बताइए इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि एक ही निकलेगा? एक ही निकलेगा। उसकी एनर्जी जबरदस्त बढ़ जाएगी। मतलब ग्राफ क्या बनेगा भाई साहब? ग्राफ बनेगा किसका? एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। समझ गए ना? फ्रीक्वेंसी ये है ना? ये फ्रीक्वेंसी है, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। ठीक है, देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा आप आवृत्ति बढ़ाएंगे ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? जितनी आप आवृत्ति बढ़ाएंगे ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी। ये हो गया इसके बीच में ग्राफ। अभी इस ग्राफ में और कई सारे सुधार होंगे, वो धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, उनको भी बताऊंगा, है ना? बट बेसिकली आप ये जान लीजिए कि एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी भाई साहब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, आवृत्ति के, क्योंकि आवृत्ति सीधे सीधे बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी किसकी? सिग्नल की। और सिग्नल की ऊर्जा बढ़ेगी तो पूरा पूरा फायदा किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर निकल चुका है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, छोटे छोटे पॉइंट। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आवृत्ति की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, है ना? सिग्नलों की संख्या पर, इस पर, उस पर, सीधे सीधे किस पर? आवृत्ति पर। सर जैसे 1.6 इलेक्ट्रॉन निकला, उससे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विभव रहेगा वो उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन विभव नहीं, अगर उससे ज्यादा ऊर्जा लेकर के सिग्नल आया है तो गतिज ऊर्जा दे देगा उसको। सर गतिज ऊर्जा किस ओर जाएगी? किस ओर जाएगी? ये क्या बात हुई? ऊर्जा कोई सदिश राशि थोड़ा ना, अदिश राशि है ना बेटा। ऊर्जा किस ओर जाएगी? वो वहीं पर बैठ करके ऊपर वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? उसकी कोई दिशा नहीं है, उसको फिर आपको दिशा देनी पड़ेगी, उसको आपको दिशा देनी पड़ेगी। उसको दिशा देने के लिए आपको विभवांतर लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ, लगाना पड़ेगा ना। प्लस प्लेट आपको दिखानी पड़ेगी। देखो हम प्लस प्लेट दिखा रहे हैं। इसलिए सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किसके अंदर किए जाते हैं? वैक्यूम ट्यूब के अंदर। किसके अंदर? वैक्यूम ट्यूब। आपने देखी होगी किताब में, ऐसी ट्यूब बनी रहती है, एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, हाँ या ना? यस, इस तरीके से। चलिए अभी आएगा वो डायग्राम, इसको नोट करिए फटाक से, जो जो नोट करना हो। चलो भैया लिखो। तो मैंने पहली लाइन लिखवाई, जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। लिखा? इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? प्रकाश। हाँ लिखो, लिखो, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा यह क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। लिखिए अगला टॉपिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। हाँ नियम लिखवा रहा हूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है ना? अब एक चीज और बतानी है मुझे। आपने देख लिया मिनिमम ऊर्जा, मिनिमम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? कार्यफलन।
क्या बोलते हैं भैया? ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है कि नहीं है? मिली है ना। टोटल एनर्जी जो अपने पास आई थी वो आई थी E इक्वल टू एच न्यू। बोलो हाँ। कितनी आई थी? E इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी का भंडारा दो रूप में हुआ है कि नहीं हुआ है? एक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बोलो यस और नो, उसे हमने बोला कार्यफलन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वर्क फंक्शन, उसका सिंबल होता है फाई नॉट। फाई नॉट मतलब शुरुआती, नॉट मतलब इनिशियल में फिजिक्स को नॉट कहते थे, शुरुआती कोई भी चीज आए, यू नॉट, वी नॉट। टोटल ऊर्जा एच न्यू, टोटल ऊर्जा सिग्नल की यार कितनी आई? एच न्यू। एच न्यू का भंडारा दो रूप में हुआ है, एक न्यू फाई नॉट प्लस जो बच गई ऊर्जा उसने क्या किया? गतिज ऊर्जा, यानी हाफ एम वी। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यफलन, इसका नाम क्या है? कार्यफलन। कार्यफलन ऊर्जा कह लो या कार्यफलन कह लो। बोलो हाँ। मिनिमम ऊर्जा जो बाहर निकले। अब ये समझाना चाहता हूं मैं, मेन चीज ये है कि एच न्यू इक्वल टू, इस कार्यफलन को मैं कुछ नाम देता हूं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये भी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी किस में है? ये भी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बस बाद में अपन उसको जूल में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस पे फोकस करो, फाई नॉट पे। फाई नॉट भी तो एक ऊर्जा है ना। मैं इस फाई नॉट को लिखता हूं H इंटू न्यू नॉट, H इंटू न्यू नॉट, हाँ या ना? H इंटू न्यू नॉट प्लस 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए तुम ये मान लो कि ऐसा फोटोन आया है जिसने केवल उसको सतह के बाहर निकाला, बिल्कुल ऊर्जा नहीं दी। बिल्कुल ऊर्जा मतलब ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। बोलो हाँ। मतलब ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। बोलो हाँ। क्लियर हुआ ना? मतलब पूरी जो ऊर्जा है उसको बाहर निकालने के काम में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? तो बाहर निकालने के लिए एक निश्चित आवृत्ति की जरूरत है कि नहीं है? बोलो यस और नो। अगर उस आवृत्ति से कम आवृत्ति दूंगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अगर उस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति दूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, और ऊर्जा निकल जाएगी। मतलब एक मिनिमम आवृत्ति, मतलब कार्यफलन को बनाने वाली आवृत्ति। कार्यफलन क्या है? एच न्यू है, एच न्यू नॉट है। कार्यफलन को बनाने वाली आवृत्ति क्या कहलाती है? देहरी आवृत्ति। कहते हैं ना कि मेरी देहरी पे पैर मत रखना। देहरी मतलब मिनिमम लाइन, समझ गए ना? उसके आगे आ गए तो दौंदरा मच जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, लट चल जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ वही। तो जो मिनिमम आवृत्ति होती है, मिनिमम आवृत्ति होती है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए सिग्नल की, क्योंकि भैया आवृत्ति से तो ऊर्जा बनी है, आवृत्ति ना होती तो ऊर्जा, क्योंकि जो सिग्नल बना है इक्वल टू एच न्यू से ही तो बना है, तो वो मिनिमम आवृत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए हाँ या ना? तो एक आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति चाहिए है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम में आएगी, उसको क्या बोलते हैं? देहरी आवृत्ति। लिखिए, बोलिए। जी 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 बिल्कुल। सारे सबकी ऊर्जा सेम होती है? बिल्कुल सेम होती है, सबकी सेम होती है। 11वां इलेक्ट्रॉन तो 11वां ही होगा ना, वहीं पर होगा ना, चाहे जितने भी अणु हो जाए, जितने भी एटम हो जाए। बोलो हाँ या ना? सब की। अरे यार ये कैसा सवाल कर दिया। मेटल अलग अलग लोगे तो बंधन ऊर्जा अलग अलग नहीं होगी? कैसी बात कर रहे हो भाई? कोई ज़्यादा जोर से पकड़े हुए, कोई धीरे से पकड़े हुए है, समझ गए ना? हीलियम चले जाओ तोड़ ही ना पाओगे, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? लिखिए लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के निम्नलिखित नियम है। पहला, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित, पहला नियम, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित कार्यफलन है। प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित कार्यफलन, कार्यफलन को ब्रैकेट में लिख लेना भैया, फाई नॉट, वर्क फंक्शन फाई नॉट। प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित कार्यफलन है। प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित कार्यफलन है, कार्यफलन है फाई नॉट। क्लियर हो गया? अलग अलग धातु का कार्यफलन अलग अलग रहेगा ना। हाँ, किसी का इलेक्ट्रॉन पास में है, किसी का इलेक्ट्रॉन दूर है। हाँ, तो हाँ, प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए कार्यफलन कमाना नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, है ना? भैया आप केवल बाहरी इलेक्ट्रॉन की बात करते हो। किसकी बात करते हो? और जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल पाएंगे वो केवल बाहरी इलेक्ट्रॉन है।
आपकी तमन्ना ये है कि हम न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लें, भाई संभव नहीं है, उसको नहीं निकाल पाएंगे आप, ठीक है ना, केवल बाहरी। और आप ये भी जानते हैं कि विद्युत धारा जो बहती है वो किस इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसी को बाहरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलिए लिखिए, प्रत्येक धातु के लिए क्या लिखाया, एक निश्चित कार्यफलन होता है, उस कार्यफलन से कम ऊर्जा देने पर, उस कार्यफलन से कम ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। उस कार्यफलन से कम ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। कम ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए, आपको चाहिए 1.6 और आप 0.1, 0.2, 0.3 के आप 100 सिग्नल डाल दो, क्या 100 सिग्नल भी आकर के उसके ऊपर घल जाए उस पॉइंट पे, उस एरिया पे, तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया ना? चाहे एक लाइट आए कम वाली, या चाहे 100 एक साथ आ जाएं आजू बाजू, तो भी इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल नहीं पाएंगे। या उस पॉइंट पर एक के बाद एक एक करके 100 गिर जाएं तो भी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उतनी ऊर्जा नहीं है। समझ में आया? मतलब सर 0.15 की लगातार दो आएंगी तो भी नहीं निकाल पाएंगी। लगातार दो है ना, टोटल नहीं है, ठीक है जी, तो नहीं निकाल पाएंगी। तो इस बात को क्या बोलते हैं, एक ही पॉइंट पर अगर बहुत सारी लाइट आ रही हैं इस जगह पर, ये कोई पर्टिकुलर एरिया ए है, पर्टिकुलर एरिया ए है, इस जगह पर खूब सारी लाइट आ रही हैं, आप बढ़ाते जा रहे हो लाइट, आप लाइट क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। इसका मतलब मालूम क्या है, आप तीव्रता बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो? इस बात को बोलते हैं तीव्रता, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस, विकिरणों की संख्या, विकिरणों की, अरे तुम चाहे जितनी बढ़ा लो, तुम 1000 रेडिएशन बढ़ा लो, अगर उनमें से एक रेडिएशन 1.6 का नहीं है, सब इससे कम के हैं, तो तुम 1000 भी फेंक दो, कोई निकाल नहीं पाएगा। एक ही परमाणु पे अब ये सवाल कर चुका है, ये कितनी भी गिर जाएं सबकी सब, तो भी अलग है ना, उनको आप जोड़ो मत, है ना। चलो लिखो, अगर परमाणु के उसी इलेक्ट्रॉन पर हाँ दो गिरे, हाँ दो तरंग, तो क्या होगा भाई, एक के बाद एक ना गिरेंगे, एक साथ तो गिर नहीं सकती ना, सर? एक साथ क्यों नहीं कर सकते? फिर उसके लिए हायर स्टडीज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर उसका अध्यारोपण वगैरह होगा, वो देखा जाएगा। लिखो लिखो हाँ, क्या लिखा है मैंने, संभव नहीं है। चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, तीव्रता कितनी भी हो मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ जाए, नंबर ऑफ सिग्नल, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, सेकंड पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा काय के अनुक्रमानुपाती होगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। लिखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अच्छा ये बताओ, संख्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करेगी, बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करेगी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या किस पर निर्भर करेगी, गलत, आवृत्ति कितनी भी बता दो कि देखो एक आवृत्ति संख्या नहीं बढ़ाती है, हाँ किस, विकर्णों की, उसको क्या बोलते हैं, तीव्रता, क्या बोलते हैं, तीव्रता। समझ में आया?
अगर पूरे एरिया में 10 सिग्नल आए और 10 की मारक क्षमता इतनी बढ़िया है कि सब उसके कार्यफलन के ऊपर लेके आए ऊर्जा, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे? बोलो हाँ, यस और नो? भाई ये है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं इस क्षेत्रफल में, बोलो हाँ, और यहां पर 10 सिग्नल आ रहे हैं, बोलो हाँ। अब 10 सिग्नल हैं, सबके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मतलब ऊर्जा आई है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 1.7 मान लो, हाँ या ना? और ये सब सोडियम के हैं तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो लेके बैठे हुए हैं, तो 10 के 10 निकलेंगे कि एक ही निकलेगा? 10 के 10 निकलेंगे, बोलो हाँ। अब तुम चाहे यहां पर 1.6 का 1.7 का 10 गुना भेज देते, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 बैठे थे तो क्या 10 को निकाल देता कि एक को निकालता? एक को निकालता। मतलब प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पे निर्भर करती है? विकिरण की तीव्रता पर। विकिरण की तीव्रता, समझ में आया? अब तीव्रता का पूरा फॉर्मूला सुन लो, हालांकि पूछना नहीं इस चैप्टर में, पूछेगा नहीं, फिर भी जान लो। तीव्रता बराबर होती है ऊर्जा प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल। क्लास 11th में आया था, ओके। Q अपॉन AT, Q अपॉन AT प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल, समझ में आया? नोट कर लीजिए। तो इसकी यूनिट होती है कितनी मालूम? एनर्जी की होती क्या? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी इकाई होती है, क्योंकि जगह डब्लू कर लो। ये बादल बना के लिख लो साइड में। किसी की भी तीव्रता, कहीं पे भी तीव्रता का एक ही मतलब है। आपके कानों में मेरी जो साउंड पड़ रही है उसकी तीव्रता भी यही है। मेरे वॉइस की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, समझ में आया? ठीक है ना? हाँ। जैसे आप कहते हैं भाई लाइट बहुत तेज है, कम करो, इसका मतलब आपके आंखों में पर यूनिट सेकेंड में आपके आंखों में सिग्नल्स ज्यादा आ रहे हैं एनर्जी के, उस दिन लाइट बहुत तेज होती है। हो गया? चलो लिखो। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ वही अगला पॉइंट, तीसरा नंबर, तीसरा हुआ ना? हाँ, दो हो चुके, तीसरा। हाँ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। अगला एक पॉइंट मन में आता है कि सर जैसे इलेक्ट्रॉन आता होगा, प्रकाश का फोटोन आता होगा, क्या तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है कि थोड़ी देर बाद निकलता होगा? तुरंत का तुरंत, बिना पलक झपके, मतलब कोई समय का डिले, टाइम डिले नहीं होता है। टाइम डिले, टाइम डिले को हिंदी में बोलते हैं समय पश्चता। क्या बोलते हैं? समय पश्चता। प्रायोगिक रूप में पाया गया, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है और जैसे ही खिड़की को खोल करके फट से अपन बंद करते हैं 1 सेकंड के लिए, एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब रहती है, उसमें जैसे ही उसको ओपन करके बंद करते हैं तो फटाक से बल्ब जल जाता है। मतलब जैसे ही हमने ओपन किया बल्ब जल गया, मतलब समय पश्चता बिल्कुल भी नहीं हुई। लिखिए, गति से मतलब नहीं है, ऊर्जा से मतलब है। ऊर्जा कम होगी तो नहीं निकाल पाएगा, अगर कार्यफलन नहीं होगा तो। अगर कार्यफलन उतना नहीं है तो नहीं निकाल पाएगा। आपने बोला ना कि जैसे आएगा हाँ तुरंत निकाल देगा। भाई, धीमी गति से कैसे आएगा? फोटोन के लिए तो प्रकाश का वेग निश्चित है ना, वो तो निश्चित है, क्योंकि लाइट है, लाइट के साथ हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, वो तो प्रकाश के वेग से ही आएगी। लिखो, लिखिए, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के पहुंचने पर
विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। के उत्सर्जन के मध्य, विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यूं आया और तुरंत गया, इनके मध्य में कोई समय पश्चता नहीं होती। एवं प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य में कोई समय पश्चता नहीं होती, अर्थात धातु पर विकिरण आपतित होते ही धातु पर विकिरण आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है जी, आ गया समझ में। धातु पर विकिरण जैसे ही आपतित होगा वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये थे नियम, किसके नियम थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ठीक ना। अब कल आएगा आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टीन का समीकरण क्या है? बहुत ही सिंपल है। आने वाले रेडिएशन की एनर्जी कितनी है बेटा? एच न्यू। कितनी एनर्जी है? एच न्यू बराबर जो पार्ट होगा पहले उसको बाहर निकालेगा, क्या बोलते हैं उसको? फाई नॉट। क्या बोलते हैं? फाई नॉट। बची हुई ऊर्जा से क्या होगा? डांस होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं? एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट को क्या बना सकता हूं? एच न्यू नॉट, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की, कार्यफलन भी एक निश्चित आवृत्ति से ही बना है। कार्यफलन भी एक निश्चित आवृत्ति से ही बना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कार्यफलन के संगत आवृत्ति को क्या बोलते हैं? देहरी आवृत्ति। समझ में आया? कार्यफलन मतलब मिनिमम ऊर्जा, और मिनिमम ऊर्जा के लिए क्या होगी? मिनिमम आवृत्ति। ऊर्जा कम से कम तो आवृत्ति भी कम से, वो आवृत्ति कम से कम, वो झन्नाटेदार शॉट जो उसको जगा दे। समझ में आया ना? उसको हम क्या बोलते हैं? देहरी। भाई इसकी आवृत्ति रहेगी निश्चित, इसकी नहीं है। ये रेडिएशन की आई है। बोलो हाँ। रेडिएशन मान लो लेकर के आया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 10 लेकर के आया है। जगाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ है ना। तो अब तुम चाहे 40 का 10 का लेके आए हो, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आए हो? 10। चाहिए कितना जगाने के लिए? 2। डांस कितने से होगा? 8 से होगा डांस। बोलो हाँ। अब तुम कहे नहीं हम तो 40 का देंगे। समझ गए ना ठाकुर साहब? 40 की बंदूक, 40 इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ। 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो जगाने के लिए कितना लगेगा? 2 ही लगेगा। कितना लगेगा? 2 लगेगा। ये देखो अब है निश्चित। समझ में आया? है निश्चित कि नहीं है? निश्चित ऊर्जा की जरूरत है। अरे हाँ बोलो ना। है निश्चित भाई। तब भी 2 लग रहा था, अब भी 2 लग रहा है, और प्लस बोलो कितना लग गया? 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जोरदार डांस होगा। गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है। उस निश्चित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? कार्यफलन। क्या बोलते हैं? वो निश्चित ऊर्जा एक निश्चित आवृत्ति से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि E बराबर एच न्यू नॉट। उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं? देहरी आवृत्ति। आई बात समझ में? सर निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है समझ में आ गया, लेकिन आवृत्ति को नहीं। क्योंकि आवृत्ति भी तो निश्चित है। ऊर्जा किससे बनी है? E का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू, इसका तो कुछ है नहीं, प्लांक कांस्टेंट है। बोलो हाँ। तो ऊर्जा इसकी आवृत्ति ही तो न्यू नॉट ही तो सपोर्ट करेगी उसको। सर मतलब एक फिक्स आवृत्ति होनी चाहिए, उससे उस आवृत्ति के बराबर या अधिक तरंग आएगी तो उसको निकाल देंगे। बिल्कुल। और उस आवृत्ति से कम होगी तो नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा कम हो जाएगी। बोलो हाँ। क्योंकि आवृत्ति कम होगी तो सीधे सीधे प्रभाव किस पे पड़ेगा? ऊर्जा पे। आवृत्ति अगर गिर गई तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो यहां पर कार्यफलन को भी समझना है और देहरी आवृत्ति को भी समझना है। कार्यफलन का सीधा संबंध देहरी आवृत्ति से है। चलिए ठीक है, क्लोज।